नमस्कार, स्प्रेड पीस चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बोहनी। उस दिन जब मेरे मकान के सामने सड़क की दूसरी तरफ एक पान की दुकान खुली तो मैं बाग बाग हो उठा। इधर एक फरलांग तक पान की कोई दुकान न थी और मुझे सड़क के मोड़ तक कई चक्कर करने पड़ते थे। कभी वहां कई कई मिनट तक दुकान के सामने खड़ा रहना पड़ता था। चौराहा है, ग्राहकों की हरदम भीड़ रहती है। ये इंतजार मुझको बहुत बुरा लगता था। पान की लत मुझे कब पड़ी और कैसे पड़ी ये तो अब याद नहीं आता, लेकिन अगर कोई बना बनाकर गिलौरियां देता जाए तो शायद मैं कभी इनकार न करूं। आमदनी का बड़ा हिस्सा नहीं तो छोटा हिस्सा जरूर पान की भेंट चढ़ जाता है। कई बार इरादा किया कि पानदान खरीद लूं, लेकिन पानदान खरीदना कोई खलाजी का घर नहीं और फिर मेरे लिए तो हाथी खरीदने से किसी तरह कम नहीं है। और मान लो जान पर खेलकर एक बार खरीद लूं तो पानदान कोई परी की थैली तो नहीं कि इधर इच्छा हुई और गिलौरियां निकल पड़ी। बाजार से पान लाना, दिन में 5 बार फिरना, पानी से तर करना, सड़े हुए टुकड़ों को तराश कर अलग करना, क्या कोई आसान काम है? मैंने बड़े घरों की औरतों को हमेशा पानदान की देखभाल और प्रबंध में ही व्यस्त पाया है। इतना सरदर्द उठाने की क्षमता होती तो आज मैं भी आदमी होता। और अगर किसी तहर यह मुश्किल भी हल हो जाए तो सुपाड़ी कौन काटे? यहां तो सरौते की सूरत देखते ही कंपी छूटने लगती है। जब कभी ऐसी ही कोई जरूरत आ पड़ी जिसे टाला नहीं जा सकता तो सिल पर बट्टे से तोड़ लिया करता हूं, लेकिन सरौते से काम लूं यह गैर मुमकिन। मुझे तो किसी को सुपाड़ी काटते देखकर उतना ही आश्चर्य होता है जितना किसी को तलवार की धार पर नाचते देखकर। और मान लो यह मामला भी किसी तरह हल हो जाए तो आखिरी मंजिल कौन फतह करे? कथा और चूना बराबर लगाना क्या कोई आसान काम है? कम से कम मुझे तो उसका ढंग नहीं आता। जब इस मामले में वे लोग रोज गलतियां करते हैं तो इस कला में दक्ष हैं, तो मैं भला किस खेत की मूली हूं? तमोली ने अगर चूना ज्यादा कर दिया, ताकथा और ले लिया, उस पर उसे एक डांट भी बताई, आंसू पूंछ गए। मुसीबत का सामना तो उस वक्त होता है जब किसी दोस्त के घर जाए। पान अंदर से आई तो इसके सिवाय कि जानबूझकर मक्खी निगलें, समझबूझकर जहर का घूंट गले से नीचे उतारें, और चारा ही क्या है। शिकायत नहीं कर सकते, सभ्यता बाधक होती है। कभी कभी पान मुंह में डालते ही ऐसा मालूम होता है कि जीभ पर कोई चिंगारी पड़ गई। गले से लेकर छाती तक किसी ने पारा गर्म करके उड़ेल दिया, मगर घुटकर रह जाना पड़ता है। अंदाजे में इस हद तक गलती हो जाए यह तो समझ में आने वाली बात नहीं। मैं लाख अनाड़ी हूं, लेकिन कभी इतना ज्यादा चूना नहीं डालता। हां, 2-4 छाले पड़ जाते हैं तो मैं समझता हूं यही अंतपुर के कोप की अभिव्यक्ति है। आखिर वह आपकी ज्यादतियों का प्रोटेस्ट क्यों करें? खामोश बायकाट से आप राजी नहीं होते, दूसरा कोई हथियार उनके हाथ में है नहीं। भंवों की कमान और बरौनियों का नेजा और मुस्कुराहट का तीर उस वक्त बिल्कुल कोई असर नहीं करते जब आप आंखें लाल किए, आस्तीने समेटे इसलिए आसमान सर पर उठा लेते हैं कि नाश्ता और पहले क्यों नहीं तैयार हुआ। तब सालन में नमक और पान में छूना ज्यादा कर देने के सिवाय बदला लेने का उनके हाथ में और क्या साधन रह जाता है? खैर, 3-4 दिन के बाद एक दिन मैं सुबह के वक्त तंबोलिन की दुकान पर गया तो उसने मेरी फरमाइश पूरी करने में ज्यादा मुस्तैदी न दिखलाई। 1 मिनट तक तो पान फेरती रही, फिर अंदर चली गई और कोई मसाला लिए हुए निकली। मैं दिल में खुश हुआ कि आज बड़े विधिपूर्वक गिलौरियां बना रही हैं, मगर अब भी वह सड़क की ओर प्रतीक्षा की आंखों से ताक रही थी कि जैसे दुकान के सामने कोई ग्राहक ही नहीं, और ग्राहक भी कैसा, जो उसका पड़ोसी है और दिन में 20 ही बार आता है। तब तो मैंने जरा झुंझलाकर कहा, मैं कितनी देर से खड़ा हूं, कुछ इसकी भी खबर है? तंबोलिन ने क्षमा याचना के स्वर में कहा, हां बाबूजी, आपको देर तो बहुत हुई, लेकिन 1 मिनट और ठहर जाइए। बुरा ना मानिएगा बाबूजी, आपके हाथ की बोहनी अच्छी नहीं है। कल आपकी बोहनी हुई थी, दिन में कुलछा, आने की बिक्री हुई। परसों भी आप ही की बोहनी थी, 8 आने के पैसे दुकान में आए थे। इसके पहले 2 दिन पंडित जी की बोहनी हुई थी, दोपहर तक 2.5 रुपये आ गए थे। कभी किसी का हाथ अच्छा नहीं होता बाबूजी, मुझे गोली सी लगी।
मुझे अपने भाग्यशाली होने का कोई दवा नहीं है। मुझसे ज्यादा अभागे दुनिया में नहीं होंगे। इस साम्राज्य का अगर मैं बादशाह नहीं तो कोई ऊंचा मनसबदार जरूर हूं, लेकिन यह मैं कभी गवारा नहीं कर सकता कि नहूसत का दाग बर्दाश्त कर लूं। कोई मुझसे बोहनी न कराए, लोग सुबह को मेरा मुंह देखना अपशकुन समझे, ये तो घोर कलंक की बात है। मैंने पान तो ले लिया, लेकिन दिल में पक्का इरादा कर लिया कि इस नहूसत के दाग को मिटाकर ही छोड़ूंगा। अभी अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि मेरे एक दोस्त आ गए। बाजार साग भाजी जेने जा रहे थे। मैंने उनसे अपनी तंबोलिन की खूब तारीफ की। वह महाशय जरा सौंदर्य प्रेमी थे और मजाकिया भी। मेरी ओर शरारत भरी नजरों से देखकर बोलक, इस वक्त तो भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं और न अभी पानों की जरूरत ही है। मैंने कहा, पैसे मुझसे ले लो। हाँ, यह मंजूर है, मगर कभी तकाजा मत करना। यह तो टेढ़ी खीर है। तो क्या मुफ्त में किसी की आंख में चढ़ना चाहते हो? मजबूर होकर उन हजरत को एक ढोली पान के दाम दिए। इसी तरह जो मुझसे मिलने आया उससे मैंने तंबोलिन का बखान किया। दोस्तों ने मेरी खूब हंसी उड़ाई, मुझ पर खूब फबतियां कसी, मुझे छिपे रुस्तम, भक्त जी और न जाने क्या क्या नाम दिए गए, लेकिन मैंने सारी आफतें हंसकर टाली। ये दाग मिटाने की मुझे धुन सवार हो गई। दूसरे दिन जब मैं तंबोलिन की दुकान पर गया तो उसने फौरन पान बनाए और मुझे देती हुई बोली, बाबूजी, कल तो आपकी बोहनी बहुत अच्छी हुई, कोई 3.5 रुपए आए। अब रोज बोहनी करा दिया करो। 3-4 दिन लगातार मैंने दोस्तों से सिफारिशें की, तंबोलिन की स्तुति गाई और अपनी गिरह से पैसे खर्च करके सुर्खरुई हासिल की। लेकिन इतने ही दिनों में मेरे खजाने में इतनी कमी हो गई कि खटकने लगी। ये स्वांग अब ज्यादा दिनों तक न चल सकता था, इसलिए मैंने इरादा किया कि कुछ दिनों उसकी दुकान से पान लेना छोड़ दूं। जब मेरी बोहनी ही न होगी तो मुझे उसकी बिक्री की क्या फिक्र होगी। दूसरे दिन हाथ मुंह धोकर मैंने एक इलायची खा ली और अपने काम पर लग गया। लेकिन मुश्किल से आधा घंटा बीता हो कि किसी की आहट मिली। आंख ऊपर को उठाता हूं तो तंबोलिन गिलौरियां लिए सामने खड़ी मुस्करा रही है। मुझे इस वक्त उसका आना जी पर बहुत भारी गुजरा, लेकिन इतनी बेमुरवती भी तो न हो सकती थी कि दुत्कार दूं। बोला, तुमने नाहक तकलीफ की, मैं तो आ ही रहा था। तंबोलिन ने मेरे हाथ में गिलौरियां रखकर कहा, आपको देर हुई तो मैंने कहा मैं ही चलकर बोहनी कर आऊं। दुकान पर ग्राहक खड़े हैं मगर किसी की बोहनी नहीं की। क्या करता, गिलौरियां खाई और बोहनी कराई। जिस चिंता से मुक्ति पाना चाहता था वह फर फंदे की तरह गर्दन पर चिपटी हुई थी। मैंने सोचा था मेरे दोस्त 2-4 दिन तक उसके यहां पान खाएंगे तो आप ही उससे हिल जाएंगे और मेरी सिफारिश की जरूरत न रहेगी। मगर तंबोलिन शायद पान के साथ अपने रूप का भी कुछ मोल करती थी, इसलिए एक बार जो उसकी दुकान पर गया दोबारा न गया। 1-2 रसिक नौजवान अभी तक आते थे। वह लोग एक ही हंसी में पान और रूप दर्शन दोनों का आनंद उठाकर चलते बने थे। आज मुझे अपनी साख बनाए रखने के लिए फिर पूरे 1.5 रुपये खर्च करने पड़े। बधिया बैठ गई। दूसरे दिन मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, मगर जब तंबोलिन ने नीचे से चीखना, चिल्लाना और खटखटाना शुरू किया तो मजबूरन दरवाजा खोलना पड़ा। आंखें मलता हुआ नीचे गया, जिससे मालूम हो कि आज नींद आ गई थी। फिर बोहनी करानी पड़ी और फिर वही बला सर पर सवार हुई। शाम तक 2 रुपये का सफाया हो गया। आखिर इस विपत्ति से छुटकारा पाने का यही एक उपाय रह गया कि वह घर छोड़ दूं। मैंने वहां से 2 मील पर एक अनजान मोहल्ले में एक मकान ठीक किया और रातों रात असबाब उठवाकर वहां जा पहुंचा। वह घर छोड़कर मैं जितना खुश हुआ, शायद कैदी जेल खाने से भी निकलकर उतना खुश न होता होगा। रात को खूब गहरी नींद सोया। सवेरा हुआ तो मुझे उस पंछी की आजादी का अनुभव हो रहा था जिसके पर खुल गए हैं। बड़े इत्मीनान से सिगरेट पिया, मुंह हाथ धोया, फिर अपना सामान ढंग से रखने लगा। खाने के लिए किसी होटल की भी फिक्र थी, मगर उस हिम्मत तोड़ने वाली बला से फतेह पाकर मुझे जो खुशी हो रही थी उसके मुकाबले में इन चिंताओं की कोई गिनती न थी। मुंह हाथ धोकर नीचे उतरा। आज की हवा में भी आजादी का नशा था। हर एक चीज मुस्कुराती हुई मालूम होती थी। खुश खुश एक दुकान पर जाकर पान खाए और जीने पर चढ़ ही रहा था कि देखा
वह तंबोलिन लपकी जा रही है। कुछ न पूछो उस वक्त दिल पर क्या गुजरी। बस यही जी चाहता था कि अपना और उसका दोनों का सिर फोड़ लूं। मुझे देखकर वह ऐसी खुश हुई जैसे कोई धोबी अपना खोया हुआ गधा पा गया हो, और मेरी घबराहट का अंदाजा बस उस गधे की दिमागी हालत से कर लो। उसने दूर ही से कहा, वाह बाबूजी, वाह, आप ऐसा भागे कि किसी को पता भी न लगा। उसी मोहल्ले में एक से एक अच्छे घर खाली हैं। मुझे क्या मालूम था कि आपको उस घर में तकलीफ थी, नहीं तो मेरे पिछवाड़े ही एक बड़े आराम का मकान था। अब मैं आपको यहां न रहने दूंगी। जिस तरह हो सकेगा आपको उठा ले जाऊंगी। आप इस घर का क्या किराया देते हैं? मैंने रोनी सूरत बनाकर कहा, 10 रुपए। मैंने सोचा था कि किराया इतना कम बताऊं जिसमें यह दलील उसके हाथ से निकल जाए। इस घर का किराया 20 रुपए है। 10 रुपए में तो शायद मरने को भी जगह न मिलेगी। मगर तंबोलिन पर इस चकमे का कोई असर न हुआ। बोली, इस जरा से घर के 10 रुपए आप आठा ही दीजिएगा, और घर इससे अच्छा न हो तो जब भी जी चाहे छोड़ दीजिएगा। चलिए, मैं उस घर की कुंजी लेती आई हूं, इसी वक्त आपको दिखा दूं। मैंने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, आज ही तो इस घर में आया हूं, आज ही छोड़ कैसे सकता हूं? पेशगी किराया दे चुका हूं। तंबोलिन ने बड़ी लुभावनी मुस्कुराहट के साथ कहा, 10 ही रुपए तो दिए हैं, आपके लिए 10 रुपए कौन बड़ी बात है। यही समझ लीजिए कि आप न चले तो मैं उजड़ जाऊंगी। ऐसी अच्छी बोहनी वहां और किसी की नहीं है। आप नहीं चलेंगे तो मैं ही अपनी दुकान यहां उठा लाऊंगी। मेरा दिल बैठ गया। ये अच्छी मुसीबत गले पड़ी। कहीं सचमुच चुड़ैल अपनी दुकान न उठा लाए। मेरे जी में तो आया कि एक फटकार बताऊं, पर जबान इतनी बेमुरौवत न हो सकी। बोला, मेरा कुछ ठीक नहीं है। कब तक रहूं, कब तक न रहूं? आज ही तबादला हो जाए तो भागना पड़े। तुम न इधर की रहो न उधर की। उसने हसरत भरे लहजे में कहा, आप चले जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। अभी आज तो आप जाते नहीं। मेरा कुछ ठीक नहीं है, तो मैं रोज यहां आकर बोहनी करा लिया करूंगी। इतनी दूर रोज आओगी? हां, चली आऊंगी। 2 मीन ही तो है। आपके हाथ की बोहनी हो जाएगी। यह लीजिए, गिलौरियां लाई हूं, बोहनी तो करा दीजिए। मैंने गिलौरियां ली, पैसे दिए और कुछ गश की सी हालत में ऊपर जाकर चारपाई पर लेट गया। अब मेरी अक्ल कुछ काम नहीं करती कि इन मुसीबतों से क्यों कर गला छुड़ाऊं। तब से इसी फिक्र में पड़ा हुआ हूं। कोई भागने की राह नजर नहीं आती। सुरखरू भी रहना चाहता हूं, बेमुरौवती भी नहीं करना चाहता, और इस मुसीबत से छुटकारा भी पाना चाहता हूं। अगर कोई साहब मेरी इस करुण स्थिति पर मुझे ऐसा कोई उपाय बतला दें तो जीवन भर उसका कृतज्ञ रहूंगा। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बोहनी।